नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रेरणा और अधिगम में इससे पहले इसी के अंतर्गत दो टॉपिक पर चर्चा कर चुके थे। अब हम तीसरे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं प्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के सिद्धांत। प्रेरणा के सिद्धांतों में हम सबसे पहले सिद्धांत की चर्चा करते हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति की बात की जाती है कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो मैकडूगल थे। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की थी और हर मूल प्रवृत्ति के पीछे उन्होंने संवेगों की चर्चा की थी। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों और 14 उनके पीछे छिपे 14 संवेगों की चर्चा की थी मैकडूगल ने। तो ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। इसमें कहते हैं, मैकडूगल कहते हैं कि मनुष्य का प्रत्येक, इस सिद्धांत के अनुसार, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है मैकडूगल का, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। ये सिद्धांत क्या कहता है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा संचालित होता है। उसकी मूल प्रवृत्ति, उसकी जो मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग होते हैं, जो एक क्या कहते हैं ये, कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है और उनकी मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग ही प्रेरक का कार्य करते हैं। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है और उसकी मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग ही प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक, जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे भूख मूल प्रवृत्ति है। प्रेरक क्या, संवेग क्या है, भोजनान्वेषण, भोजन प्राप्त करने की इच्छा। ठीक, तो इस तरह से इसकी हम आगे संवेग और अधिगम में वीडियो में चर्चा भी करेंगे विस्तृत रूप से। फिर दूसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात की जाती है तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है वो फ्रायड का है। फ्रायड महोदय कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार कि मनुष्य व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रेरणा के दो मूल कारक होते हैं। मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रेरणा या प्रेरकों के दो मूल कारक होते हैं, दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। दो मूल कारक होते हैं। नंबर एक, पहला मूल कारक क्या होता है, मूल प्रवृत्तियां। इन्होंने कहा कि मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रेरणा के दो मूल कारक होते हैं। मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रेरणा के दो मूल कारक होते हैं। नंबर एक, मूल प्रवृत्तियां, और नंबर दो, अचेतन मन। दो जो मूल कारक होते हैं कौन कौन से, नंबर एक मूल प्रवृत्तियां और नंबर दो अचेतन मन। इस तरह से दो मूल कारक इन्होंने बताया। मनुष्य में मूल रूप से दो ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फ्रायड महोदय जो कहते हैं, जैसे मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की, लेकिन फ्रायड महोदय कहते हैं कि मनुष्य में मूल रूप से दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां ही पाई जाती हैं। एक जीवन की मूल प्रवृत्ति, जीवन जीने की मूल प्रवृत्ति, और दूसरी मृत्यु की मूल प्रवृत्ति है। तो दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं मनुष्य में, ऐसा फ्रायड का मानना है। एक जीवन जीने की मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। जब जीवन जीने की मूल प्रवृत्ति जब तक जागृत रहती है तब तक वो संरचनात्मक कार्य करता रहता है, और जब मृत्यु की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है तो वो विध्वंसात्मक कार्य करना शुरू कर देता है। इस तरह से ये दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा इन्होंने की। फिर तीसरा जो सिद्धांत है, अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद क्या है, इसकी हम चर्चा इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। अंतर्नोद सिद्धांत जो है वो हल महोदय का है। हल महोदय ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में तनाव पैदा करती हैं। जो मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं वो मनुष्य में तनाव पैदा करती हैं, जिसे अंतर्नोद कहा जाता है। तो उस तनाव को हम जिस रूप में महसूस करते हैं उसको अंतर्नोद कहते हैं। यही मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह सिद्धांत क्या बताता है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, वो मनुष्य में तनाव पैदा करती हैं, और उस तनाव को जिस रूप में हम महसूस करते हैं उसे अंतर्नोद कहते हैं। और यही जो
अंतर्नोद है वो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। फिर प्रोत्साहन सिद्धांत, ये वोल्स और फॉफमैन महोदय का था। वोल्स और फॉफमैन महोदय कहते हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा उद्देश्य से प्रभावित होकर क्रिया करता है। मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित स्थिति, वस्तु अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है। पर्यावरण के इन सभी तत्वों को प्रोत्साहन कहते हैं। मनुष्य अपने पर्यावरण में, मनुष्य के पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, चाहे कोई वस्तु हो या वो एक स्टेटस हो, स्थिति हो या कोई क्रिया हो, उससे प्रभावित होकर वह क्रिया करता है। और पर्यावरण के इन सभी तत्वों को जिससे वो प्रभावित होकर क्रिया करता है, उन सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? प्रोत्साहन कहा जाता है। ऐसा इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है। और प्रोत्साहन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव। जो धनात्मक प्रोत्साहन होते हैं वो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे भोजन, पानी, ये सब क्या हैं? ये धनात्मक हैं जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो ऋणात्मक होते हैं वो उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक, जैसे डर, प्रमुख रूप से दंड, भय, डर, ये सब क्या हैं? ये ऋणात्मक प्रोत्साहन है जो उसको पीछे करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो ये प्रोत्साहन सिद्धांत। फिर शरीर क्रिया सिद्धांत। शरीर क्रिया सिद्धांत मॉर्गन महोदय का था। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। मनुष्य में अप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, अपितु उसके शरीर के अंदर के तत्वों में होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। ये कहते हैं कि मनुष्य में जो अप्रेरणा उत्पन्न होती है वो किसी बाह्य उद्दीपक से, किसी को देखकर कुछ उसके कारण नहीं उत्पन्न होती है। कि जो अप्रेरणा उत्पन्न होती है वो उसके शरीर के अंदर के तत्वों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक, फिर मांग सिद्धांत। मांग सिद्धांत जो है ये मैस्लो का है। मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। ये कहते हैं, मांग सिद्धांत क्या कहता है? मैस्लो कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है और मनुष्य की आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम होता है। उन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम किया, जैसे शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। तो इस तरह से एक निश्चित क्रम में उन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं की सबसे पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है और मनुष्य की आवश्यकताओं को एक क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इन्होंने क्रमबद्ध रूप से उसको प्रस्तुत किया। तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जो अप्रेरणा के सिद्धांत। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जिसको कह सकते हो, अप्रेरणा के सिद्धांत। फिर हम लास्ट स्टेप पर चर्चा करते हैं, अप्रेरणा और सीखना। अप्रेरणा और सीखना ये एक अंतिम चरण है, जिस निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि एंडरसन महोदय ने कहा है। एंडरसन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी। सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी अगर वह अप्रेरित होगी। सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी अगर वह अप्रेरित होगी। अगर अप्रेरित नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे नहीं बढ़ सकती है। तो यही एंडरसन महोदय कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी यदि वह अप्रेरित होगी। ठीक, लर्निंग विल प्रोसीड
वेस्ट इफ मोटिवेटेड। लर्निंग विल प्रोसीड वेस्ट इफ मोटिवेटेड। सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी अगर वह अभिप्रेरित होगी। ठीक, ऐसा एंडरसन महोदय कहते हैं। और स्किनर महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अगर हम किसी चीज़ को तभी सीखते हैं जब हमको उस चीज़ की आवश्यकता होती है। जब तक हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है तब तक हम उसे नहीं सीखते हैं, और आवश्यकता जब होती है तभी हम उसको सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। बिना आवश्यकता के अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उतने बेहतर ढंग से हम नहीं सीख पाते हैं। इसलिए अप्रेरित होना, मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा टॉपिक था अभिप्रेरणा और अधिगम। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।